बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास, आज हम बात करेंगे बेटा आपके आखिरी सवाल की। आपके पेपर में जो आखिरी सवाल होता है बेटा तफहीम इबारत का होता है, यानी सवाल नंबर 7। ये एक बहुत अहम सवाल है और इसके 10 नंबर होते हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है कि बच्चे कहते हैं कि इबारत तफहीम इबारत में इबारत मौजूद होती है और उसको लिख कर कहते हैं जी हम बासाइन नंबर ले लेंगे, लेकिन उसमें भी आपको बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना होगा कि किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है और किस तरह से आपने इस सवाल को हल करना है, जो मैं आज आपको अच्छे तरीके से बताऊंगी। तो सबसे पहले तो हम बेटा समझ लेते हैं कि तफहीम इबारत होती क्या है। अगर हम इन दो अल्फाज पर गौर करें बेटा तो तफहीम का लफ्ज निकला है फहम से, और फहम कहते हैं अक्ल, समझ और शऊर को, और इबारत वो लिखी हुई तहरीर जिसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपकी किताब में जितने भी असबाक होते हैं, उसके अलावा नज़में होती हैं, उन दोनों में से यानी कि शेरी आपको आते हैं अबारात भी और आपको नसरी अबारात भी आती हैं बेटा। तो आपके इस सवाल को आपके पेपर में शामिल करने का ये मकसद है कि ये जान सकें कि बच्चे को अपने अल्फाज में किस तरह से बात को समझ कर लिखना आता है कि नहीं, यानी उसकी अल्फाज पर और जुमलों पर गिरफ्त कितनी है या उर्दू जुबान पर उसे कितनी दस्तरस हासिल है। अब क्या है कि ये प्रैक्टिस आपको छोटी क्लासेस में भी करवाई जाती है, लेकिन 10th क्लास आपने अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है इसको लिखना है। आपने जब आपको जो सवाल दिए जाए इबारत के नीचे, आपने उनको बगौर पढ़ना है। आपने इबारत को तो पढ़ना है बहुत गौर से, लेकिन उन सवालात को भी पढ़कर कोशिश करनी है बेटा कि उनको मुनासिब और मौजूद अल्फाज के साथ उनका जवाब दिया जाए। जिस बारे में सवाल किया जाए उसी बारे में जवाब दिया जाए। अगर उसके उन्वान का इंतखाब कहा जाता है तो उस बारे में मैंने देखा है कि बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, तो आपने इन गलतियों से जो है वो दूर रहना है। अब मैं आपको बताती चलूं कि तफहीम इबारत का सवाल हल करते हुए किन किन चीजों पर आपने अमल करना है। आप जरा बोर्ड की तरफ देखें तो सबसे पहले मैंने ये हिदायत लिखी हुई है, इन हिदायत को समझ लें। सबसे पहली और अहम बात गौर से पढ़ना। आपका जो इक्तबास दिया गया है, पैराग्राफ दिया जाए सवाल में, उसको आपने बगौर पढ़ना है, समझ कर बेटा आपने उसको पढ़ना है, और उसके बाद उस इबारत की नफ्से मजमून पर गौर करना है कि किस बारे में जो है वो बताया जा रहा है। इबारत के नीचे दिए गए सवालात को आपने गौर से पढ़ना है। सवाल को गौर से पढ़ेंगे तो ही आप उसके मुताबिक उसका जवाब दे सकेंगे। वाज़िया या इशाराती अंदाज भी होता है। हर इबारत में ऐसा नहीं होता कि बड़ी आसानी से आप जो है उसका जवाब तलाश कर लेते हैं। कुछ इबारात आपके जो है एक दस्ती कुतुब में ऐसी हैं जिनके तमाम के तमाम जवाब जो है उस इबारत में मौजूद हैं, लेकिन कुछ जो है वो उनमें मौजूद नहीं है, यानी कि उनको इशाराती हम कहेंगे। आप समझेंगे उनको कि किस बारे में जो है इसमें लिखा है, और फिर उन सवाल के जवाब जो है वो अपने अल्फाज में बयान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा वाज़िया और इशाराती, यानी कि 2 इक़साम के आपकी इबारात आपके जो है वो सिलेबस में शामिल हैं। सवाल के मुताबिक जवाब देना होगा। अब बाज़ का क्या होता है, कुछ बच्चे ये समझते हैं सवालों को पढ़ा और अगर 5 से 6 सतूर है इबारत में, 2-3 पहले सवाल के जवाब में लिख दी, 2-3 दूसरे सवाल के जवाब में लिख दी। ऐसे नहीं लिखना। जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है उसके मुताबिक आपने, अगर जवाब एक लाइन का, एक सतर का है, ठीक है, तो आपने एक सतर का ही जवाब देना है। आपने इजाफी उसमें कुछ नहीं लिखना। जिस बारे में पूछा जा रहा है आपने उसी बारे में लिखना है। ठीक है, और इबारती ख्याल को अपने अंदाज में ढालना। अब क्या है कि कुछ बच्चे जो होते हैं एज इट इज, जैसे मनोन कहेंगे हम कि लिखा हुआ है इबारत में, उसको वैसे ही लिखने की कोशिश करते हैं। नहीं, अगर आपको उसको अपने अंदाजे बयानिया में लिखना है, अपने तरीकाकार से उसको जो है वो बयान करना है आपने। ठीक है, कुछ जैसे होते हैं जगहों के नाम हैं, मुल्कों के नाम हैं, शख्सियात के नाम हैं, उनको तो आप वैसे ही लिखेंगे, लेकिन जुमले की तरतीब और जुमले का अंदाज जो है वो दुरुस्त होना चाहिए। जी बेटा, और उन्वान का इंतखाब। अक्सर मैंने देखा है कि ये सवाल होता है कि इबारत के जो है वो उन्वान जो है मौजू उन्वान लिखें। तो उसमें क्या होता है
कि बच्चों को ये नहीं पता होता कि जी उन्वान किस तरह से लिखना है। उन्वान का इंतखाब करते हुए आपने बड़ा गौर फिक्र करना है कि कुछ ऐसा उन्वान आप जो है इंतखाब करें, उसका जो है वो पूरे उस इबारत के मुताबिक हो, यानी कि उसको कह लेना कि उसके बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि उसका पूरे का अहाता ना कर सके। ऐसा आपने लफ्ज का या लफ्जों के मजमूए का इंतखाब करना है कि वो पूरी इबारत को अपने अहाते में लिए हुए हो। अब इस तरह पे मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे पेपर करते हैं तो उसके लिए जो है ना उन्वान के लिए एक या दो अल्फाज का इंतखाब नहीं करते, वो पूरे जुमले जो है ना वो लिख देते हैं। बेटा उन्वान होता है एक ऐसा लफ्ज, ठीक है, एक ऐसा या एक या दो से ज्यादा अल्फाज। जैसे अगर आप देखें बोर्ड पर तो ये मैंने आपको जो पैराग्राफ नंबर 15 है इसमें अल्लामा इकबाल, आपको पता है कि एक शख्सियत का नाम है और आगे मैंने लिखा है मुफक्किर इस्लाम। तो अब आप ये ना कहें कि टीचर ने एक लफ्ज की बात की थी तो इसमें टीचर ने 4 अल्फाज लिखे हैं। यानी उन्वान कुछ इस अंदाज का आपका होना चाहिए कि वो पूरे पैराग्राफ का, पूरी इबारत का अहाता लिए हो, लेकिन वो एक जुमला ना हो। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपने उन्वान का इंतखाब करते हुए भी ख्याल रखना है। और हवाला जात का तहरीर करना, बाज़ क्या होता है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुछ आपकी इबारात इशाराती अंदाज में हैं, उनके जवाब उनमें मौजूद नहीं है, आपने उनको समझना है, अपने अल्फाज में बयान करना है। अगर उससे ताल्लुक रखने वाला या राब्ता रखने वाला कोई हवाला आपके ज़हन में है तो वो भी आप जवाब में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन तमाम चीजों का आपने ख्याल रखना है। दो सबसे अहम चीजें कि आपने अपनी इबारत को गौर से पढ़ना है, समझना है, सवालों को गौर से पढ़ना है और फिर आपने लिखने की तरफ आना है कि हमने जवाब किस तरह से उसके देने हैं। ठीक है, आज आपकी किताब में मौजूद जो पैराग्राफ नंबर 10, 13 और 15 है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे और उनके सवालात के जवाब मैं आपको बताऊंगी ताकि बासानी आप इनको याद कर सकें और अपने पेपर में इसको अच्छे तरीके से हल कर सकें। अब लेकिन इन इबारात का जो मैं बताऊं आपको, अगर जिक्र करूं कि इबारत नंबर 10, 13 और 15 आपके जब पेपर में बेटा सवाल आता है तो इसमें इबारत के 5 सवाल नीचे दिए गए होते हैं और हर सवाल के 2 नंबर होते हैं। लेकिन आपकी किताब में जो ये पैराग्राफ मौजूद है बेटा, इनमें जो पैराग्राफ नंबर 10 है इसके भी 4 सवाल मौजूद हैं, पैराग्राफ नंबर 13 है इसके भी 4 सवाल मौजूद हैं और जो पैराग्राफ नंबर 15 है बेटा उसके सिर्फ 3 सवाल मौजूद हैं। तो आपने ये नहीं करना कि बस ये इस तरह से मौजूद थे 3 सवाल, क्योंकि पेपर में क्या होता है उसी से ताल्लुक रखने वाले मजीद कुछ कोई 2 सवालों का इजाफा कर दिया जाता है, उनका जवाब आपने उनके मुताबिक देना होता है। जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा कि इसमें मैंने 3 नहीं बल्कि 5 सवाल लिखे हैं। तो मैंने कोशिश की है बताने की कि इसी तरह से उस पैराग्राफ में से मजीद सवालात जो हैं वो बना दिए जाते हैं ताकि आपके जो नंबरों की तकसीम है वो बराबर हो जाए। 5 सवाल बेटा आते हैं आपको इस सवाल में, इस सवाल नंबर 7 में तफहीम इबारत में। तो आपने सब उसको पैराग्राफ को जो है वो गौर से पढ़ना है। ठीक है, और इन दोनों के मैंने 4-4 जवाब इसलिए लिखे हैं बेटा क्योंकि अक्सर होता है कि इबारत का उन्वान तहरीर करें तो उनके उन्वान आपको नजर आ रहे होंगे कि मैंने उन्वान भी उनके साथ दर्ज कर दिए हैं। उन्वान इसके अलावा भी मजीद और हो सकते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि जो सबसे मुनासिब उन्वान इनके लिए उन्वान का इंतखाब मैंने आपके लिए किया है और ऊपर साथ ही मैंने आपके पैराग्राफ का जो है नंबर लिखकर साथ उसका उन्वान भी लिख दिया है। ठीक है, तो चलें बढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 10 की तरफ, उसके सवाल की तरफ आते हैं। उसका पहला सवाल है किताबों के इंतखाब में किस चीज की जरूरत है? तो उसका जवाब आपने बेटा कुछ इस तरह से लिखना है, किताबों के इंतखाब में बड़ी एहतियात और गौर फिक्र की जरूरत है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी नफीस और उम्दा दोस्त के इंतखाब में गौर फिक्र की जरूरत होती है। यानी किताबें आपको पता है बेहतरीन दोस्त होती हैं, लेकिन किताबों का इंतखाब जो है वो एक अहम मसला है, यानी उसमें हमें एहतियात बरतनी है। ऐसी किताबें हमने पढ़नी है जिनसे हमें फायदा हासिल हो, ऐसी किताबें हम इंतखाब ना कर लें कि जो सिर्फ हमारे वक्त का ज़िया हो। ठीक है बेटा, सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। बुरा दोस्त क्या नुकसान पहुंचाता है? जवाब लिखेंगे आप, बुरा दोस्त अपनी बदअखलाकी और बदकारी के सबब ना सिर्फ अपना एहतराम खो देता है बल्कि अपने साथियों के लिए बदनामी का बाइस ठहरता है। तो चूंकि जो किताबें होती हैं वो भी हमारी दोस्त होती हैं, अगर अच्छी किताबें होंगी तो हमारे इखलाक की जो है किरदार साजी होगी, और अगर हमने कुछ बुरी किताबों का इंतखाब कर लिया तो हम बुराइयों की तरफ भी जा सकते हैं। जी बेटा, सवाल नंबर 3 की तरफ आते हैं।
खराब किताबें पढ़ने से क्या नुकसान होता है? जवाब में आप लिखेंगे खराब किताबें इंसान की अखलाकी तबाही के लिए बुनियाद का किरदार अदा करती हैं। इंसान में बुरी आदत परवान चढ़ना शुरू हो जाती हैं। आपको पता है कि आपने ये मकौला तो सुना होगा, अ मैन इज नोन बाय हिज कंपनी, कि इंसान जो है वो अपनी सोहबत से पहचाना जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से आपकी किताबों का भी कुछ ऐसा ही सिलसिला है। अच्छी होंगी तो वैसी ही आपकी आदत जो है वो परवान चढ़ना शुरू हो जाएंगी, और अगर बुरी होंगी तो इसी तरह से बुरी आदत भी आप में परवान चढ़ना शुरू होंगी। इसलिए आपने उनके इंतखाब में जो है वो एहतियात बरतनी है। जी बेटा, सवाल नंबर 4 की तरफ आते हैं। तालिब इल्म के लिए कौन सी किताबें मुफीद हैं? जिन किताबों में मशाहीर की आप बीतियां, आपको पता है मशाहीर मशहूर शख्सियात और आप बीतियां उनकी जिंदगियों के बारे में, अगर मशाहीर की आप बीतियों के बारे में करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में, उनके अस्वा हसना के बारे में हमें पढ़ना चाहिए, ताकि आपने ये भी सुन रखी हो हदीस कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। यानी अगर हम उनकी जिंदगी को पढ़ेंगे तो क्या है, हमें अपनी जिंदगी इस्लामी तालीमात के मुताबिक गुजारने की अहमियत का भी पता चलेगा, उसके सवाब का भी पता चलेगा, और हम इंशाल्लाह उस पर चलने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर मशाहीर में सबसे बड़ी शख्सियत की जो है मिसाल दी। इसके अलावा और भी बहुत सी शख्सियात हैं, जैसे अगर सियासी तौर पर हम देखें, कायद आजम है, इल्लामा इकबाल हैं, इसके अलावा और हमारे बहुत से जो है वो रहनुमा है, सर सैयद अहमद खान है। तो इस तरह की किताबों का हमें इंतखाब करना चाहिए ताकि हम उनकी जिंदगियों को देखें कि उन्होंने अपनी जिंदगियों में किस तरह से कामयाबियां हासिल की, किन किन रास्तों पर चले, ताकि हम भी अच्छी आदतों की तरफ आए। जी, मशाहीर की आगबीतियां, सफरनामे, मजहबी स्कॉलर की कुतब और जदीद मालूमात पर मुश्तमिल किताबें शामिल हैं, ताकि उनके अंदर खसाइस पैदा हों और वो अपने मशाहीर के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें। खसाइस से मुराद बेटा यहाँ खसूसियात हैं, खूबियां हैं, यानी ऐसी किताबें आप पढ़ें जिनकी वजह से आपके अंदर अच्छी खसूसियात, अच्छे औसाफ पैदा हों। जी, तो ये तमाम सवालात के जवाब आपको समझ आ गए होंगे। ऊपर मैंने बताया कि 4 सवाल लिखे थे। अगर 5वां सवाल इसका आता है कि इस इबारत का मौजू या मुनासिब जो है वो उन्वान का इंतखाब करें, तो आप इंतखाब कुतब में एहतियात, ठीक है, तो ये इसका आप उन्वान लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपके 5 सवाल जो है वो मुकम्मल हो जाएंगे। चलें आते हैं अपने अगली इबारत की तरफ, इबारत नंबर 13, ठीक है, पैराग्राफ नंबर 13। तो उसका मैंने उन्वान लिखा है औसाफे कायदे आजम। अब कायदे आजम के औसाफ या औसाफे कायदे आजम ये एक ही लफ्ज है, ठीक है। आपको पता है अगर हम ग्रामर के लिहाज से बेटा देखें तो इसमें इजाफत का जो है वो इस्तेमाल हुआ है, ठीक है बेटा। सवाल नंबर 1 की तरफ आते हैं हम। कायदे आजम किस किस्म के इंसान थे? कायदे आजम एक निहायत ईमानदार, जुर्रतमंद, निडर और इस्तकलाल वाले इंसान थे। उन्होंने हमेशा नामसाद हालात के मुकाबले में मुस्कुराहट के साथ फतह पाई और जिंदगी में किसी को धोखा नहीं दिया, ठीक है। तो ये आपने उनकी तमाम जो है औसाफ, ठीक है, लिख दी। सवाल नंबर 2, कायदे आजम का सियासी रवैया किस किस्म का था? कायदे आजम एक साफ गो सियासतदान थे, इसलिए उनका सियासी रवैया बिल्कुल वाज़िह था। वो सियासी मकासद के हसूल के लिए सियासी जोड़ तोड़ और खिलाफे आइन इक़दामात के सख्त मुखालिफ थे। वो सियासी असूलों के आयनादार थे और मसलहत कोशी से काम नहीं लेते थे। तो ये भी उनकी खूबियां थी सियासत के हवाले से, ये उनकी जो है वो जात के हवाले से खूबियां थी कि उनकी जात की क्या खूबियां थी, और ये उनके सियासी हालात बयान किए गए हैं कि सियासत में उनका रवैया कैसा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। कायदे आजम का अजीम कारनामा कौन सा है? हम सब जानते हैं कि कायदे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह बानी पाकिस्तान है। उनका सबसे अजीम कारनामा जो है वो पाकिस्तान को मार्ज़े वजूद में लाना है, ठीक है बेटा, ये लिख देना है आपने। सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। हिंदुस्तान के वाइसरायों ने कायदे आजम के किस वस्फ की तारीफ की है? ठीक है, तो उन्होंने क्या था, कायदे आजम जो है वो बहुत बेहतरीन लिबास पहना करते थे। तो उन्होंने क्या, किस चीज की तारीफ की थी? कायदे आजम की खुशपोशी की तारीफ की थी। वो इंतहाई खूबसूरत और दीदा जेब लिबास पहनते थे, ठीक है। इनमें भी आपकी किताब में 4 सवाल मौजूद हैं।
4 सवालात के जवाब मैंने यहाँ पर दर्ज कर दिए हैं। और 5वां सवाल जैसे अगर आता है कि मौजू उन्वान का इंतखाब करें, तो वो आपको नजर आ रहा है कि मैंने उसका उन्वान ऊपर दर्ज कर दिया है, तो आप वो लिख सकते हैं। ठीक है जी बेटा, आगे बढ़ते हैं इबारत नंबर 15 की तरफ। तो उसका उन्वान मैंने लिखा है इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह मुफक्किर इस्लाम। ठीक है, या आप कौमी शायर इल्लामा इकबाल भी लिख सकते हैं, या आप इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह की मिल्ली खिदमात भी इसका उन्वान हो सकता है। ठीक है बेटा, तो चले बढ़ते हैं। इसमें 3 सवाल मौजूद हैं। अब इस पैराग्राफ का पहला सवाल जो दिया गया है आपकी किताब में, इस इबारत का मौजू उन्वान तहरीर कीजिए। तो मैंने जवाब में लिखा है कि इस इबारत का मौजू उन्वान इकबाल की इनफरादियत है। ठीक है, तो ये भी दुरुस्त है, यानी अगर इकबाल की इनफरादियत का मौजू देखें तो वो भी इस पूरे पैराग्राफ को हाथे में लिए हुए है। ठीक है, और अगर हम इल्लामा इकबाल मुफक्किर इस्लाम लिखते हैं तो वो भी इस इबारत और इस पैराग्राफ को जो है अपने हाथे में लिए हुए मुनासिब उसके लिए है। तो आप पर है कि आप किस जो है वो उन्वान का इंतखाब करते हैं, दोनों ही दुरुस्त होंगे। जी बेटा, सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने शेर के जरिए हमें क्या तलकीन की है? इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हमें अपने अशार के जरिए इस्लामी तालीमात, हुस्ने इखलाक, खुदी फ़िक्र, दरवेशी और मगरिब से बेजारी की तलकीन की और अपने अमल से इसका सबूत फराहम किया। ठीक है जी बेटा, सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस्लाम की अशात के लिए किन इलाकों का दौरा किया? अब आपके पैराग्राफ में ये इलाके दर्ज होंगे, उनको आपने मनोअन वैसे ही लिख देना है। ठीक है बेटा, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस्लाम की इशाअत के लिए हिंदुस्तान भर के मुख्तलिफ इलाकों दिल्ली, बंगलोर, हैदराबाद, दक्कन और मद्रास के दौरे किए और अपने अफकार आलिया से अवाम को आगाही दी। ठीक है, ये तमाम जो है इलाके जो है मौजूद होंगे आपके पैराग्राफ में। तो अब ये आगे 2 इजाफी सवाल जो है वो मैंने खुद से दर्ज किए हैं कि आपको पता है कि 5 सवाल आएंगे तो कुछ इस तरह से आ सकते हैं कि इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यूरोप का सफर क्यों किया? गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए जो है इल्लामा इकबाल ने यूरोप का सफर किया। सवाल नंबर 5, इस्लामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह कहाँ गए? इस्लामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वो फलस्तीन गए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे 3 पैराग्राफ जो है वो मुकम्मल होते हैं। मैं दोबारा से थोड़ा सा आपको रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पर आज हमने पढ़ा पैराग्राफ नंबर 10, पैराग्राफ नंबर 13 और पैराग्राफ नंबर 15 के बारे में। उनके जो है उन्वानात मैंने ऊपर दर्ज कर दिए हैं और आपको हिदायत भी दी है कि किन चीजों को जो है आपने ख्याल रखना है। अब आपने इनके जो इक्तबास हैं, पैराग्राफ हैं, अपनी उर्दू बी की जो ग्रामर की आपकी बुक है वहां से आपने उनको 2 से 3 मरतबा पढ़ना है और इन सवालात को याद करके आपने जुबानी लिख कर जो है वो तैयारी करनी है। अल्लाह हाफिज।